नहीं नहीं तोते भैया, अभी बारिश होने में समय है। जी रानो बहन, तब तक हम भोजन और लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। जी तोते भैया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया वहां से उड़ती है और अपने घर आ जाती है। तभी रानू चिड़िया को बादलों के गरजने की तेज आवाज सुनाई देती है। अरे, ये क्या? बारिश का मौसम तो नहीं, फिर ये बादल क्यों इतना गरज रहे हैं? रानू चिड़िया खिड़की के पास जाकर देखती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ऊपर वाले, ये क्या हुआ? अभी तो हम पक्षियों ने भोजन भी इकट्ठा नहीं किया था और बारिश शुरू हो गई। अब मैं क्या करूं? मैंने तो तोते भैया को भी कह दिया था कि अभी बारिशों का मौसम शुरू होने में समय है। अब मैं क्या करूं? हरियाली, ये तो बारिश शुरू हो गई। हमने तो अभी बारिश की कोई तैयारी भी नहीं की थी। जी मिठू जी, और रसोई में बस कुछ ही दिनों का भोजन है। मैंने भी ये तो सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी ये बारिशें शुरू हो जाएगी। पता नहीं अब क्या होगा हरियाली। आप चिंता नहीं करें, इस समस्या का कोई हल निकल ही आएगा। हाय हाय कालू, ये किस मौसम की बारिश शुरू हो गई है? अभी तो इन बारिशों का कोई ख्वाब ख्याल भी नहीं था मुझे। हाँ गौरी, मैंने तो अभी भोजन भी इकट्ठा नहीं किया था। कह तो ऐसे रहे हो जैसे पहले तुम भोजन इकट्ठा करके रखते हो। ऐसी भी बात नहीं है अब गौरी, मैं बारिशों का भोजन तो इकट्ठा कर ही लेता हूँ। ये क्या हुआ, अचानक बारिशें शुरू हो गई? लेकिन कबूतर जी, माँ तो बता रही थी उनके जंगल में बारिशें नहीं हो रही। लूसी, तुम माँ जी को दोबारा कॉल करके पूछो। जी कबूतर जी, मैं करती हूँ कॉल। लूसी कबूतरी अपनी माँ को कॉल करती है। माँ, हमारे जंगल में तो आज से ही बारिश शुरू हो गई है। क्या? लेकिन लूसी, हमारे जंगल में तो कोई बारिश नहीं हो रही। अच्छा माँ, लेकिन हम पक्षियों ने अभी भोजन भी इकट्ठा नहीं किया था। लूसी बेटी, तुम सब पक्षी हमारे जंगल आ जाओ जब तक ये बारिशें ख़त्म नहीं होती। अच्छा माँ, मैं जंगल के सब पक्षियों से बात करती हूँ इस बारे में। क्या हुआ लूसी, माँ जी क्या कह रही थी? माँ जी कह रही थी कि बारिशों का मौसम ख़त्म होने तक सब पक्षी माँ वाले जंगल चले जाएं, क्योंकि उनके जंगल में बारिशों का मौसम अभी शुरू नहीं हुआ। ये तो अच्छा ख्याल है, लेकिन पहले हमें सब पक्षियों से बात करनी होगी इस बारे में। ठीक है कबूतर जी, आप कर रहे बात। कबूतर सबसे पहले रानू चिड़िया के घर जाता है। कबूतर रानू चिड़िया को सारी बात बताता है। कबूतर भैया, आपकी सासू माँ झरने वाले जंगल रहती है ना? जी रानू बहन। कबूतर भैया, फिर तो हमें काली पहाड़ी पार करनी होगी, और आपको तो पता है उस काली पहाड़ी पर तो चील रहती है। अरे हाँ रानू बहन, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। वहाँ तो चील रहती है। मैं कुछ सोचती हूँ कबूतर भैया, आप सब पक्षियों को मेरे घर ले आए, क्योंकि हमारे पास भोजन का कोई इंतज़ाम नहीं है। हमें झरने वाले जंगल तो जाना ही होगा। ठीक है रानू बहन, मैं सबको लेकर आता हूँ। कबूतर सबसे पहले गोरी गप्पी के घर जाता है और उसे सारी बात बताता है। ठीक है कबूतर, हम आते हैं रानू के घर। फिर कबूतर तोते के घर जाता है और फिर बुलबुल के घर। कुछ देर बाद सभी पक्षी रानू चिड़िया के घर इकट्ठे हो जाते हैं। रानू बहन, अगर चील ने हमें पकड़ लिया, फिर ना तो हम इस जंगल के रहेंगे और ना ही उस जंगल के। तोते भैया, अगर हम झरने वाले जंगल ना भी गए तो यहाँ भी हमारे पास भोजन नहीं है, इसलिए हम रात के समय निकलेंगे। एक बारिश और दूसरा अंधेरा, चील हमें पकड़ नहीं पाएगी। रानू बहन ठीक कह रही हैं, हमें रात के समय ही निकलना चाहिए। इस तूफानी बारिश में हमें रात के समय क्या नजर आएगा भला? अच्छा गोरी बहन, अगर आपके पास इसके अलावा कोई प्लान है तो बता दें। नहीं नहीं रानो, ठीक कह रही हो तुम, हमें रात के समय ही निकलना चाहिए। फिर सब पक्षी रानू की बात पर राजी हो जाते हैं और सब रात होने का इंतजार करते हैं। अंधेरा छाने लगता है और जंगल में नजर आना बंद हो जाता है। यही ठीक समय है, अब हमें निकलना चाहिए। सब पक्षी अंधेरी रात में झरने वाले
वाले जंगल जाने के लिए निकल जाते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही थी। बहुत मुश्किल से आगे का रास्ता पक्षी देख पा रहे थे। काली पहाड़ी आने वाली थी। वो सब एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दोस्तों, काली पहाड़ी आने वाली है। अब हमें बहुत तेज उड़ना होगा और अगर किसी पक्षी को चील नजर आए तो डरना बिल्कुल नहीं है। हम किसी पेड़ के पीछे छुप जाएंगे। सब पक्षी बहुत डरे हुए थे। चील का डर उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। हमें बस झरने वाले जंगल के बारे में सोचना है और चील का डर दिमाग से निकाल देना है। हम अपनी पूरी हिम्मत लगा देंगे रानो बहन, आप चिंता नहीं करें। सब पक्षी फिर से उड़ते हैं और अपनी पूरी हिम्मत लगाते हैं। आखिर सब झरने वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। चील बड़े पेड़ की शाख पर बैठी थी। बारिश के मौसम में मैं भी ऐसे ही निकल आई। भला कौन बेवकूफ पक्षी इस मौसम में घर से निकलेगा। सब पक्षी झरने वाले जंगल पहुंचकर बहुत खुश थे और झरने वाले जंगल में बारिश नहीं हो रही थी। मेरे तो पंख अभी भी कांप रहे हैं, लेकिन शुक्र है हम जंगल पहुंच गए। सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कवि और कालू कवि के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। कालू, इस बेकार जिंदगी से तंग आ गई हूँ मैं। हाँ गोरी, मैं भी इस जिंदगी से तंग हूँ। काश हम पक्षी जादू कर सकते, जो दिल करता वही खाते, जिधर दिल करता वही जाते, मजे होते हमारे। कालू, कुछ सोचो ना, जल्दी सोचो। घर में भोजन बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ तो सोचो, कुछ तो करो। गोरी, तुम अपनी चोंच बंद करोगी तो ही मेरे दिमाग में कुछ आएगा। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर करें तो क्या करें। तभी गोरी के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है। आ गया, कालू जी आ गया। क्या हुआ गोरी, कौन आ गया? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कालू, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। देखो, हम रानू की बेटी गुड़िया को बरगद के पेड़ के नीचे बांध आएंगे। फिर तुम पक्षियों के पास जाओगे और उन्हें कहोगे कि गोरी के पास एक किताब है जिसमें भविष्य के बारे में सब लिखा है। फिर मैं पक्षियों को पेड़ के पास ले जाऊंगी और हम खूब पैसा कमाएंगे। तुम्हें क्या ये सब इतना आसान लगता है? हम गुड़िया को कैसे लेकर जाएंगे उस पेड़ तक? अच्छा, अगर ले भी जाए तो वो सब पक्षियों को बता देगी कि हमने ही उसे पेड़ के साथ बांधा था। कालू, मुझे तो कभी कभी शक होता है तुम्हारे पास दिमाग है भी या नहीं। हम क्या गुड़िया को ये सब बताकर करेंगे? उसे पहले किडनैप करना होगा, फिर उसके बाद ही होगा ये सब। लेकिन कालू, वो सब करने में समय लग जाएगा। सुबह करेंगे। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ करो। गोरी, मुझे भी। मैं रानू चिड़िया के घर जाता हूँ, वो बहुत अच्छे दिल की है, मेरी मदद कर देगी। कालू, सब समझ आता है मुझे। तुम्हारा तो बस नहीं चलता, वरना तुम अगर चिड़ा पक्षी होते तो उस रानू से शादी ही कर लेते। ओहो गोरी, तुम भी ना। देखो कैसे शर्मा रहे हो, डूब के मर जाओ। इतनी सुंदर पत्नी है तुम्हारी और तुम मेरे सामने ही किसी और के बारे में सोच रहे हो। गोरी से बहस करना फजूल था, इसलिए कालू कौवा घर से निकल आता है। कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है। मदद करो रानू बहन, मेरी मदद करो, भूख से मर रहा हूँ। कालू भैया, आप भोजन खोजने क्यों नहीं जाते? अच्छे भले सेहतमंद हैं आप। रानू प्लीज, आज आखिरी बार मदद कर दो, कल से मैं भोजन खोजने जाऊंगा। अच्छा कालू भाई रुकें, मैं कुछ लाती हूँ। रानू चिड़िया रसोई में जाती है और कुछ फल लाकर कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा फल लेकर घर वापस आ जाता है। दोनों पति पत्नी मजे मजे से फल खाते हैं। अब बस सुबह का इंतजार है। कालू, रानू जब सुबह सुबह भोजन लेने जाती है तब जाना और गुड़िया को किडनैप कर लाना। दोनों कौवा और कौवी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया भोजन की खोज में निकल जाती है। कालू कौवा चुपके से रानू चिड़िया के घर जाता है और चुपके से गुड़िया के मुंह पर बेहोशी की दवा वाला रुमाल रख देता है। गुड़िया बेहोश हो जाती है। कालू कौवा जल्दी से गुड़िया को उठाता है और अपने घर ले जाता है। रानू चिड़िया भोजन लेकर घर वापस आ जाती है। गुड़िया बेटी,
कहाँ हो आप? लेकिन रानू चिड़िया को कहीं भी गुड़िया दिखाई नहीं देती। मेरी बच्ची कहाँ गई? रानू चिड़िया लूसी कबूतरी के घर जाती है। नहीं रानू बहन, गुड़िया यहाँ तो नहीं। फिर रानू चिड़िया मिठू तोते के घर जाती है। नहीं रानू बहन, गुड़िया यहाँ भी नहीं आई। फिर कहाँ जा सकती है? मैं गौरी बहन के हाथ से पता करके आती हूँ। रानू चिड़िया गौरी कवि के घर जाती है। रानू चिड़िया गौरी से गुड़िया के बारे में पूछती है। नहीं रानू, गुड़िया यहाँ तो नहीं आई। गौरी, तुम अपनी भविष्य की किताब से देखकर रानू बेचारी को बता दो कि गुड़िया कहाँ है। कालू, वो किताब और उसमें लिखा भविष्य मुफ्त में नहीं है, पैसे लगते हैं, पैसे। क्या सच में? आप बता सकती हैं? मैं दे दूंगी पैसे। प्लीज आप बता दें गौरी बहन। गौरी अपने पास रखी किताब खोलती है और फिर कुछ पढ़कर बंद कर देती है। रानू, गुड़िया को बरगद के पेड़ के नीचे किसी ने बांध दिया है। रानू चिड़िया गौरी कवि को पैसे देती है और बरगद के पेड़ के पास जाती है। गुड़िया सच में वहाँ बंधी हुई थी। रानू चिड़िया गुड़िया को खोलती है और अपने घर ले आती है। गुड़िया बेटी, आप कैसे चली गई वहाँ? आखिर क्या हुआ था? मम्मा, मैं तो घर में खेल रही थी, पता नहीं कैसे वहाँ पहुँच गई। अगले दिन गौरी कवि की भविष्य की किताब के बारे में जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाता है। जंगल में एक विदेशी पक्षी भी रहता था और विदेशी पक्षी बहुत अमीर था। विदेशी पक्षी अपने उल्लू नौकर को गौरी के घर भेजता है। हमारे मालिक ने तुम्हें अपने महल में बुलाया है, चलो हमारे साथ। गौरी कवि और कालू कौवा उल्लू के साथ उस विदेशी पक्षी के पास जाते हैं। कालू, इतना बड़ा घर मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। कवि, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास कोई किताब है जिससे तुम भविष्य में क्या होगा सब बता सकती हो और भविष्य देख सकती हो। जी जी, ये बिल्कुल सच है। कवि, मेरी पत्नी की सोने की अंगूठी गुम हो गई है और मेरी पत्नी को वो अंगूठी बहुत पसंद थी। मेरी पत्नी इसी गम में बीमार हो गई है। तुम अपनी किताब से देखकर बताओ कि अंगूठी कहाँ है। गौरी कवि बहुत बुरी फंस गई थी। मुझे एक दिन का समय दें, मैं बता दूंगी आपको। कवि, अगर तुम अंगूठी ना ढूंढ पाई तो याद रखना, मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा। नहीं नहीं, मैं अंगूठी ढूंढ लूंगी। गौरी और कालू अपने घर आ जाते हैं। गौरी, हर बार तुम फंसा देती हो, अब कहाँ से ढूंढोगी अंगूठी? मर के सामान बांध लो, अभी भाग जाते हैं। कालू, मुझे तो खुद बहुत डर लग रहा है, अब क्या करें? चलो गौरी, रानू बहन के पास जाते हैं। कालू कौवा और गौरी कवि रानू चिड़िया के घर जाते हैं। गौरी रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। अच्छा, तो ये सब एक झूठ था। मैं भला क्यों करूं तुम्हारी मदद? अब भी जाओ, अपनी किताब से पूछो। रानू प्लीज, कुछ सोचो, हमारी मदद करो प्लीज। अच्छा, मैं कुछ सोचती हूँ, रुको। विदेशी पक्षी के महल में उन उल्लुओं के सिवा कोई काम नहीं करता और ना कोई जंगल का पक्षी विदेशी पक्षी के घर जाता है। मेरे पास एक प्लान है। रानो अपना प्लान गौरी और कालू को बताती है। अगली सुबह दोनों कौवे वापस विदेशी पक्षी के महल जाते हैं। हमें पता चल गया है अंगूठी का, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं आप हमारी दावत करें। ठीक है उल्लू, जाओ इन दोनों की दावत का इंतजाम करो। बड़े से कमरे में एक बड़ी सी खाने की मेज लगी हुई थी। कमरे में सिर्फ गौरी और कालू थे। कमरे का दरवाजा खुलता है। उल्लू फल लेकर आया था। गौरी ऊंची आवाज में कहती है, लो, आ गया पहला। उल्लू फल रखकर जल्दी से चला जाता है और जाकर अपने दूसरे उल्लू दोस्त से कहता है, मुझे लगता है उन दोनों को पता चल गया है कि चोर मैं हूँ। ये मशरूम तुम लेकर जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। इस बार दूसरा उल्लू मशरूम की डिश लेकर जाता है। गौरी फिर से ऊंची आवाज में कहती है, लो, आ गया दूसरा। दोनों उल्लू डर जाते हैं। दोनों मिलकर गौरी और कालू के पास आते हैं और कहते हैं, प्लीज मालिक को ना बताना कि अंगूठी हमने चोरी की है। ये लो अंगूठी, हम आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे, प्लीज। गौरी उल्लुओं से अंगूठी ले लेती है और विदेशी पक्षी को बुलाकर उसे अंगूठी दे देती है। विदेशी पक्षी कौवों को तोहफे में बहुत सारे सिक्के देता है। गौरी कवि और कालू कौवा रानो चिड़िया के घर आते हैं। ये लो रानो, तुमने हमें बचा लिया, इन सिक्कों पर तुम्हारा भी हक है।
लेकिन आइंदा मेरे पास मत आना, उल्टे काम क्यों करते हो तुम दोनों। इस तरह रानो कौवों को समझाने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।